गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे का, जो नहीं क्लास किए थे, जिनका छूट गया है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाएंगे पहले, फिर अपने टॉपिक्स पर आएंगे। आइए, क्या रिवीजन करवाएंगे? लेक्चर 9 होना चाहिए कि 10 होना चाहिए? 9। यूनिट सेकंड, लेक्चर 10 होगा क्या? लेक्चर 10 होगा। चल, हम लोग वेक्टर का लेक्चर 10 लिखेंगे, वेक्टर अलजेब्रा का। और इसमें बेसिक पहले देखेंगे। क्या बेसिक देखना है? तो क्वेश्चन है कि देखो तो, यदि हम पेपर पर डायरेक्शन को डिनोट करेंगे तो बताओ क्या होगा? इस साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ये साउथ। हाँ, ये सब तो जानते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही, जानता है। चलो हम बात करेंगे फिर से कि देखो तो, एक ठेला मानते हैं, ये है ठेला, और ठेले पर बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। कितना? 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि ये किस डायरेक्शन में ठेला जाएगा जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा? तो ईस्ट की ओर। बिल्कुल सही, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले कह चुके हैं ये ईस्ट है, तो हम ठेले पर बल लगा रहे हैं, देखते हैं फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट की ओर। इट मीन्स क्या है? ये कह सकते हैं कि ये ईस्टवार्ड है, यह ईस्ट की ओर है। ईस्टवार्ड कह सकते हैं या ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट कह सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि यदि फोर्स है ये, तो फोर्स क्या है? फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सत्यम जुड़ा है? चलो, तो तुम्हारा क्लास छूटा है ये कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। हम बाद में इसको बता देंगे, मेकअप कर देंगे। आइए हम बात करते हैं किसका, कि वेक्टर क्वांटिटी यदि फोर्स है, ये तो हम दिखा दिए कि ठेले पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किधर लग रहा है? ईस्टवार्ड, ईस्ट की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट भी कह सकते हैं इसको हम इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट भी लिख सकते हैं। ईस्ट के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कहना यह है कि इस बात को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बिना डायग्राम का। डायग्राम नहीं चाहते हैं, डायग्राम नहीं देना चाहेंगे। आखिर कैसे उसको हम पेपर पर लिखेंगे ताकि सामान्य आदमी को समझ में आ जाएगा कि कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये पेपर पर लिखना चाहते हैं। तो बताओ, जो लिखने का तो कुछ प्रोसेस होगा, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है,
तो फोर्स या किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी ज़रूरत होगा। यही क्लास छूटा है जिनका, वो गौर से देख लो कि थर्ड में हम बेसिक है, ये बेसिक क्लास की बात कर रहे हैं अभी, ये बेसिक क्लास की बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा रहे हैं, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। चलो थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में भी बात किए, थर्ड में बात किए कि किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये पढ़ना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, या इसी को फोर्स अभी आप मान रहे हैं, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट किसी वेक्टर को कैसे करते हैं, तो दो तरह से करते हैं। फर्स्ट में कैसे करेंगे, कहिएगा सर ऐसा कि पेपर कोई ले, पेपर देख करके ठेला पर एक्यूरेट दिशा में एक्यूरेट फोर्स लगाने लगे, तो वैसे ना आपको लिखना पड़ेगा पेपर पर। इंजीनियर नक्शा बनाता है तो क्या करता है, वो नक्शे को यदि अच्छे मिस्त्री के पास दे देता है, तो मिस्त्री नक्शा देख करके क्या करता है, मकान बनाना शुरू कर देता है। तो नक्शा ही हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नक्शा पे मकान का नहीं, बल्कि ऐसा लिखा हुआ जो कि लेबर काम करना शुरू कर दे किसी के गाइडलाइन से। आइए हम देखो लिखते हैं, या पहले तो ये कि फोर्स का स्पेलिंग क्या होता है जी, FORCE होता है। फोर्स का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल F है, तो कैपिटल F ले लेंगे और उस पर क्या करेंगे, देखो ऐसे जो लिखेंगे इसको कहते हैं एरो हेड। ये पूरा यदि एरो मानेंगे बाबू, ये पूरा तीर है, एरो है, तो ये तीर का अगला पार्ट कहलाएगा एरो हेड। एरो हेड जिनका क्लास छूटा है उनके लिए है, जल्दी ध्यान दो, ये एरो हेड कहते हैं। तो एरो हेड दिए हैं, एरो नहीं दिए हैं, बल्कि एरो का ये अगला पार्ट दिए हैं, एरो हेड हो गया। और ये दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 न्यूटन, और किधर ड्यू ईस्ट, ये ड्यू ईस्ट लिखना पड़ेगा। चलो यदि समझ में नहीं आया है तो हम कहते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है जी, 5 न्यूटन, हम F इज इक्वल टू 5 न्यूटन दे दिए। तो ये तो सही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। 5 न्यूटन तो लगाने की बात हम कर रहे हैं कि लेबर को लगाना है 5 न्यूटन का बल ठेला पर, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये पते नहीं है। तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, डायरेक्शन को सूचित करने के लिए ही हम लोग एरो हेड का यूज करते हैं। यहाँ एरो हेड दे देते हैं, और एरो हेड देने के बाद यहाँ देना पड़ता है डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि पहले तो LHS RHS के इक्वल था। क्यों, यहाँ F है तो यहाँ भी 5 न्यूटन, ये कहिए कि ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, कहीं डायरेक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ ये एरो हेड दे देंगे, वैसे ही इसके पास डायरेक्शन हो जाएगा। और डायरेक्शन होते ही इसके पास दो चीज़ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे अभी। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास केवल 5 न्यूटन है, लेकिन अब डायरेक्शन देने के लिए हमको लिखना होगा ड्यू ईस्ट। अब समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट प्रोसेस होगा किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने का, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, कि उसका सिंबल जो है, उसके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो उसका जो सिंबल होगा, उस सिंबल के ऊपर में क्या देंगे, एरो हेड। तो क्या हो जाएगा, वो कहिए कि रिप्रेजेंटेशन होगा, वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताए थे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ये क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। चलो ऐसा,
कहिएगा सर और कुछ एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जब बात कर रहे हैं तो कुछ और दूसरा भी होगा क्या? हाँ, दूसरा भी होगा। दूसरा क्या होगा? देखो, यदि तुमको क्या कहेंगे कि देखो ये क्या है, तो कहोगे एरो है। तो बताओ एरो में क्या क्या होता है? एरो में ये एरो की लंबाई भी होती है और एरो में ये एरो हेड भी होता है। नहीं, इसका मतलब दो चीज इसमें भी है वेक्टर की तरह। वेक्टर में क्या क्या था? दो चीज था। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये जो 5 न्यूटन देख रहे हैं, इस 5 न्यूटन देख रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, कितना? F, और ऊपर में एरो हेड दे दिए तो ये डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब बताओ बाबू कि फोर्स के पास दो ही चीज है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और एरो के पास भी दो चीज है, लेंथ और एरो हेड। एरो हेड क्या करता है? तीर एरो का डायरेक्शन बतलाता है कि एरो किस दिशा में छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया है, तो ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ न कुछ सिमिलरिटी है, दोनों में कुछ मिलता जुलता है। कि क्या? तो यहाँ भी इनके पास भी दो चीज़, इसमें इसके पास भी दो चीज़। तो इसका मतलब क्या है जी कि हम एक एरो के द्वारा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो के द्वारा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहिएगा सर बात तो ये सही है कि इसके पास भी डायरेक्शन है, तीर के पास भी डायरेक्शन है। तो पूरब की ओर यदि लग रहा है ये फोर्स, तो पूरब की ओर ये एरो यदि हम दिखा देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। एरो पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, ये तो हो गया जी। डायरेक्शन का फैसला हम लोग कर लिए कि ये इस एरो के द्वारा वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन कहिएगा सर ये 5 न्यूटन, सर 5 न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? अरे कर सकते हैं। तीर की लंबाई है बचा हुआ है इसमें, एरो का लेंथ बचा हुआ है। लेंथ के द्वारा क्या कर देंगे? 5 न्यूटन जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कैसे सर? अरे कैसे, ग्राफ में तो तुम अपने मन से मानते ही हो कि इतना सा कोई 1 सेंटीमीटर मानेंगे या कुछ ऐसा, इतना सा कोई 1 न्यूटन मानेंगे, तो ये क्या हो गया? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। ये देखो क्या, 1 2 3 4 5 न्यूटन हो गया। यदि इतना इस लेंथ को, इतने सा लेंथ को 1 न्यूटन माने, इतना सा लेंथ को 1 न्यूटन मान लें, तो फिर ये कितना है? ये 5 टाइम्स है, तो 5 न्यूटन हम लिख देंगे। स्पष्ट है बाबू कि हम एरो के द्वारा भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो एरो के द्वारा यदि सूचित कर सकते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिनका भी क्लास छूटा है अब क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो दो ही तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सिंबॉलिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। ये क्या कहलाता है? ये टेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। किसका? ये तीर है, एरो है, तो टेल और हेड तो होगा ही। और अब यदि क्वेश्चन करेंगे रामायण महाभारत देखते सत्यम, तो ये बोलते कि अरे जी ये देखो तो ये क्या नजर आता है। रामायण यदि देखते रहता तो इसको क्या बोलता? तीर बोलता, एरो बोलता।
लेकिन फिजिक्स के क्लास में आप इसको क्या बोलोगे? वेक्टर। हेलो, वेक्टर। फिजिक्स के क्लास में इसको क्या बोलेंगे? एरो नहीं बोलेंगे बल्कि वेक्टर बोलेंगे कि ये वेक्टर है। तो चलो समझ में आ गया वेक्टर। तो हम कहना ये, और हमको क्वेश्चन करेंगे तुमसे जी कि देखो तो एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम। थर्ड है, यहाँ फोर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरो के द्वारा यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को एरो के द्वारा, तो फिर देखो तो ये वेक्टर ये F1 मान लेते हैं, ये वेक्टर F1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ऐसे लिख दिए, ऐसे। आप बताओ कि ये वेक्टर F2 है, तो बताओ दोनों में क्या अंतर है जी? जवाब नहीं मिल रहा। अरे वेक्टर F1 और वेक्टर F2 में क्या अंतर है? नाम अलग अलग है, लेकिन कोई अंतर है क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों सेम है जी। ये वेक्टर F1 और वेक्टर F2 दोनों सेम है, इक्वल है, ठीक है। अब जब सेम है, इसका मतलब ये F1 यहाँ है तो F2 के बदले हम F1 लिख दें तो क्या सिर दर्द करेगा? नहीं। क्यों? सेम है तो फिर क्यों नहीं इसके बदले ये लिख सकते हैं? तो यही कहना चाह रहे थे बाबू कि ये दोनों सेम है, तो सेम है तो हम इस वेक्टर को क्या किए हैं? देखो, यही वेक्टर हम यहाँ ला करके रखे हैं, लेकिन तुमको समझाने के लिए इसको F2 दे दिए, जबकि F2 और F1 में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ला सकते हैं इसको। आइए फिर से बात करते हैं। ये वेक्टर F1 या F है जी, और अब देखो तो ऐसे कर देते हैं हम, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। आप बताओ तो कि ये दोनों वेक्टर में अंतर है क्या? फिर से बोलो, F1 और F2 में अंतर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन और भी सेम है और एरो का लेंथ भी सेम है। लेंथ भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो हम कहेंगे कोई अंतर नहीं है। तो अंतर नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं? F1 लेंगे तो ये F2 क्यों लेते हैं? इसको भी F1 लेंगे, या इसको F लेंगे तो इसको भी F लेंगे। इसका मतलब क्या सिखाए तुमको? किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? बता चुके हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? ये लेंथ जो होता है तीर का, वही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि हम ये देखो ना, यहाँ दूसरा एग्जांपल और देते हैं, समझ में आएगा। ये देखो वेक्टर ऐसे है, ऐसे। ये वेक्टर क्या लेते हैं यहाँ? F डैश या कुछ लो, हम दूसरा सिंबल ले लेते हैं, वेक्टर ये ले लेते हैं। तो बताओ कि इसको उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं क्या? कहिएगा हाँ सर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसी वेक्टर को यहाँ से यहाँ लाए हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ये B नहीं है बल्कि वेक्टर ये ही है, तो हम लिख सकते हैं B नहीं बल्कि वेक्टर ये। कहने का सेंस क्या है कि किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्या कह सकते हैं? देखो तो ये वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोवाइडेड दैट
देयर इज नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि चेंज नहीं होगा तो किसी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और ऐसे रूल्स को क्या बोलते हैं जी, जो बोले हम, वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर। ये जानना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर यानी किसी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, ये बताए इसमें। चलो नोट कर लो इसको, बेसिक क्लास का नोट करना होगा। फास्ट करेंगे। हो गया होगा। ठीक, चलो हम लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। ये देखो, ये 5th बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है, थोड़ा सा देखना गौर से। ये वेक्टर ये मानते हैं और ये वेक्टर बी मानते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो तो ये वेक्टर सी लेते हैं और ये वेक्टर कितना लेते हैं, डी लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये नंबर लो, बी नंबर लो, सी नंबर लो। समझाएंगे, लिखाएंगे नहीं। संभव हो तो लिखते जाओ मेरे साथ। चलो बात करते हैं यहाँ P, वेक्टर P है, वेक्टर Q है। अब ध्यान देना है कि ये वेक्टर ये और वेक्टर B के बीच एंगल बन रहा है। एंगल, एक अल्फा बन रहा है, दूसरा बीटा बन रहा है। और यहाँ भी एक गामा बन रहा है, एक डेल्टा बन रहा है। और यहाँ फाई बन रहा है और साई बन रहा है। ध्यान दो, दो एंगल बन गया वेक्टर ए और बी के बीच या सी और डी के बीच। दो एंगल बना तो किसको कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल? एंगल किसको कहेंगे? अगर सर एंगल तो जब भी लिया जाता है स्मॉलर एंगल लिया जाता है। बिल्कुल सही। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा, बीटा नहीं होगा, अल्फा होगा। ठीक है। और यहाँ स्मॉलर एंगल कौन है? गामा। क्या होगा? गामा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये डेल्टा नहीं होगा।
और यहाँ क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। छोटा एंगल है तो फाई होना चाहिए। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल साई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत हो जाएगा। समझे कि ये कैसे गलत होगा सर? स्मॉलर एंगल को, छोटा एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। दो वेक्टर्स के बीच के कोण, छोटे कोण को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। तो छोटा एंगल तो यहाँ फाई है ही, अरे फाई है ही, लेकिन और गौर करो ना, कुछ है, कुछ राज छुपा हुआ है। कहेगा सर क्या राज छुपा हुआ है? तो सोचो सोचो। हाँ, यहाँ देखो दोनों का टेल टेल मिला हुआ है। सत्यम, इन दोनों का यहाँ टेल टेल मिला हुआ है और यहाँ दोनों का हेड हेड मिला हुआ है। तो टेल टेल मिला रहे या हेड हेड मिला रहे, तब जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। यहाँ देखो एक का हेड मिला है, दूसरे का टेल मिला है, तो शर्त पूरा नहीं हुआ। शर्त क्या है? शर्त क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का कोण होने का शर्त है कि दोनों का या तो हेड मिला रहना चाहिए या टेल मिला रहना चाहिए। दोनों का हेड या दोनों का टेल मिलेगा बाबू। ऐसे ये देखो तो ये दोनों का यदि टेल टेल मिला है तब स्मॉलर एंगल देखेंगे, या हेड हेड मिला है तब स्मॉलर एंगल देखेंगे। तो शर्त यही है। तो ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है, टेल टेल मिल रहा है, यहाँ हेड हेड मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ अल्फा और गामा वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ शर्त पूरा नहीं है, तो यहाँ न तो फाई न ही साई क्या होगा, वेक्टर पी और क्यू के बीच का कोण होगा। समझ में आ चुका होगा। तो शीर्षक क्या डालना है पाँचवा का? पाँचवा जो हम डाल रहे हैं सब में हम बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइटल डाल रहे हैं। यहाँ टाइटल क्या देना पड़ेगा? फिफ्थ में देना पड़ेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ये टिक आउट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ देखो कहिएगा सर न फाई होगा न साई होगा, तो होगा यहाँ क्या? होगा क्या जानते हो? कि दोनों का शर्त पूरा कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एंगल क्या होगा। देखो शर्त पूरा करते हैं। देखो जी सत्यम, तुम्हारे लिए ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो ये फाई साई नहीं है, क्यों? क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल मिला है, तो हमको टेल टेल मिलाना है या हेड हेड मिलाना है। तो चलो टेल टेल मिलाना है या हेड हेड मिलाना है, देखो कैसे करते हैं। इसको समझना, यही समझ में आ जाएगा बाबू, तो फिर कहीं परेशानी नहीं होगी। हम टेल टेल मिलाना चाहते हैं, कैसे होगा टेल टेल? कहिएगा सर वो जो नहीं बताए थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर पी को डिस्प्लेस कर दीजिए सर, आगे बढ़ा दीजिएगा ना, तो फिर टेल टेल मिल जाएगा। और टेल टेल मिल जाएगा तो शर्त पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, सही है जी, सही सोचा है, सही सोचा है कि वेक्टर P को हम आगे बढ़ा सकते हैं। कोई क्वेश्चन कर देगा जी, वेक्टर P को आगे कैसे बढ़ा सकते हो तुम? इसलिए बढ़ा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर क्या बतलाता है? किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं हो। तो बताओ ये भूल जाएंगे? ये देखो पी क्यू तुम्हारे सामने दो वेक्टर है जिसका टेल टेल मिल रहा है, लेकिन ये एंगल तुम्हारा कितना था? फाई। ये एंगल कितना था? साई। तो बताओ ये एंगल जो भी होगा, ये एंगल जो भी होगा, मान लो ये थीटा है एंगल, थीटा, थीटा ही हो जाएगा पी और क्यू के बीच का एंगल। ये थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? अरे ज्ञात करने का तो तुम्हारे पास दिमाग बहुत है जी,
ये कैसे ज्ञात करोगे? देखो ना, ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है या 180 डिग्री होता है। तो तुमको क्या चाहिए कि चूंकि थीटा प्लस साई ये 180 डिग्री हो गया, देयरफॉर तुमको थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस साई हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया कि यदि ये साई दिया रहता तो फिर थीटा का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते थे। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। ये पहले पढ़ा चुके थे, डिटेल बताए थे, समय लिए थे, आपको कम समय में सारी बातें रख दिए। चल नोट कर लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जरूर नोट करो, नोट करना होगा। एंगल है यहाँ, एंगल बिटवीन ठीक। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखेंगे आज का क्लास अभी शुरू हो रहा है। ये रिवीजन भी हो गया। अरे दिमाग है, दिमाग को तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हो ही जाएगा। तो जो भी नहीं पढ़ा था उनको भी लाभ हो गया, जो पढ़ा था उनको भी लाभ हो गया। कहिएगा आज क्या बताने वाले हैं सर? अरे बताने वाले हैं वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर। वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर क्या होता है? वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर क्या होता है, समझे? देखो क्या होता है सेम ऑर्डर, हम एग्जाम्पल के तहत देंगे। देखो ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर कौन सा है जी? ये वेक्टर कौन सा है? बी। तो बताओ दोनों में, एक तो ये हो गया, ये हो गया, और भी देते हैं, और भी देते हैं कि चलो ये वेक्टर P लेते हैं और ये वेक्टर Q लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या लें, और क्या लें? कोई लोन जी, किसी तरह लोन जी हम लेते हैं ऐसे, ऐसे ले लिए। चलो ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, ऐसा। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट शीर्षक क्या होगा? नेक्स्ट टाइटल क्या होगा? वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर की बात करेंगे। वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर। देखो तो क्या होता है इसमें, क्या करते हैं? ये वेक्टर ये हो गया, लिखते जाना, ये वेक्टर बी हो गया और यहाँ क्या है जी? ये वेक्टर पी है और यहाँ ये देखो तो सॉरी ऐसे लेते हैं, ये वेक्टर क्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये भी करके ले रहे हैं और भी लेते हैं। ऐसे वेक्टर सी ले लिए और यहाँ क्या लेते हैं? ऐसे वेक्टर डी ले लेते हैं। अब हमको बताना कि पहले ऊपर में क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, लिखने से कोई मतलब नहीं।
एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको थोड़ा गौर से देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या अंतर है। हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, क्या हाँ ये कहना चाहिए ये कहना चाहिए कि ऊपर वाले में फर्स्ट का हेड है, फर्स्ट का हेड सेकंड के टेल से मिला है, फर्स्ट का हेड सेकंड के टेल से। यहाँ क्या है, ये यदि क्या मन है, फर्स्ट मन है तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से मिला है। तो बताओ क्या है, चलिए क्या देखे, देखो वेक्टर ये है, यहाँ वेक्टर बी है, तो इसमें एक का हेड दूसरे के टेल से मिला है, एक का हेड दूसरे के टेल से मिला है, और ये यहाँ भी एक का टेल, फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से मिला है, यानी हेड टेल मिला हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टेल मिला है या हेड मिला है, टेल मिला है, यानी सेम नीचे मिला है। तो देखो अब अंतर यदि समझ में आ गया ऊपर और नीचे में, तो अब पढ़ कर सुनाओ। ऊपर में क्या है, वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर। वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर कब बोलेंगे जी, सेम ऑर्डर ये वर्ड कब बोलेंगे, जब क्या होगा, डिफरेंट मिला हो, एक का हेड दूसरे के टेल से, हेड टेल इस तरह से मिलेगा तो सेम ऑर्डर होगा। और यदि सेम मिला है, टेल हेड तो कहेंगे वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर। यही बताना चाह रहे थे आज के क्लास में। तो चलो आज पहले लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिनिश करो, लिख लिया होगा लगता है। हाँ, वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर पहले बोल दिए थे, लिखते रहना मेरे साथ। ये वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर हो गया। कहाँ चलना है अब, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी, ये तो लिखना ही पड़ेगा जी, ये लिखना पड़ेगा ट्रिपल स्टार में। कि ये क्या लिखिएगा सर, देखो न बताते हैं, देखो बताते हैं। चलो देखो बताए थे अभी, ये ठेला है और ठेले पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो हम इसको लिखना चाहते हैं ऐसे कि F = 5 न्यूटन। तो बताओ जी, ये इतना सा यदि लिख कर छोड़ दें तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? ये अकेले F या 5 न्यूटन, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन जानते हो इस मैग्नीट्यूड को ये भी मैग्नीट्यूड ना हो गया,
ऐसे दोनों इक्वल है तो दोनों क्या है, दोनों में अंतर नहीं है। ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, यानी ये मैग्नीट्यूड कह सकता है। चलो हम मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम सीखते हैं। दूसरा नाम मैग्नीट्यूड बोलो या देखो क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ, अभी नहीं होगा, अभी रहने दो, अभी नहीं सिखा पाएंगे, अब सिखाएंगे। चलो जी, ऐसा तो लिख दिए, लेकिन यदि ऐसा लिख देते हम, ऐसा ड्यू ईस्ट का मतलब होता है पूरब की ओर। तो बताओ जी कि यहाँ तो दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो इस स्थिति में कैसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे जी? जैसे इस तरह से रहेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, प्रश्न ये है। तो देखो हम ऐसा लिख दें जी, वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिखेंगे तो सही होगा क्या? वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिखकर छोड़ दिए, सही है क्या? नहीं, गलत है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास दोनों है। तो इसका मतलब क्या है, आप गौर करने का पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड है, ये केवल मैग्नीट्यूड है बाबू, मैग्नीट्यूड है। यहाँ दोनों है तो क्या, तो ये इधर क्या कर दें जो कि केवल मैग्नीट्यूड हो जाए, डायरेक्शन नहीं रहे। कहिएगा सर ऐसा करने के लिए तो तीर उड़ाना पड़ेगा। अरे तीर नहीं उड़ाएंगे जी, तीर तो उड़ाया हुआ पहले से था ही। ये एरो देना पड़ेगा जी, एरो हेड देने रहते हुए तुम्हारे पास कोई उपाय है? कहिएगा सर जानते तो नहीं है। अरे जानता नहीं है, देखो ऐसे ऐसे लगा दिए दोनों तरफ, ये पैरेलल लाइन खींच दिए जी। तो बताओ जानते हो उसको क्या बोलते हैं? हाँ मॉड बोलते हैं। तो बताओ इस ये है मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, समझे? लेकिन इस मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, मॉड ऑफ वेक्टर F या मॉडुलस ऑफ वेक्टर F। इसका मतलब क्या है जी, ये जो तुम बोला कि मॉड ऑफ वेक्टर F, ऐसे या इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर F, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं मॉडुलस या मॉड ऑफ वेक्टर F, ऐसे वेक्टर F पढ़ेंगे। अब बताओ तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि बता तो what is the difference of mod of vector F and the magnitude of vector F? Hey, I am going to repeat my question. My question is, what is the difference? What is the difference between mod of vector F and the magnitude of vector F? वेक्टर F के मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस, ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसे तुम लोग नहीं समझोगे। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके जी, बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड
एंड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। आप बताओ तो क्या डिफरेंस है जी? कहिएगा सर कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को ही हम लोग मॉडुलस कहते हैं, समझे? तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है सर। सही है जवाब? ठीक। इसका मतलब मतलब ये जो ट्रिपल स्टार दिए हैं यहाँ क्या शीर्षक डालना पड़ेगा? क्या पढ़े अभी तक? मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, नहीं जी? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर कहिए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर। किसको लाइक करोगे लिखना जी? क्या शीर्षक डाल दें, किसको लाइक करोगे? हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। सही है क्या? जिसको समझ में नहीं आएगा कि मॉडुलस किसको कहते हैं, तुम क्या बताओगे उसको? हाँ, तो वही देखो डिफिनीशन हम लिख देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is called the modulus of a vector, ऑफ द, उसी वेक्टर का ना, ऑफ द वेक्टर। अब बताओ बाबू सही लिखे हैं क्या? क्या लिखे? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो स्पष्ट तो हो गया मैग्नीट्यूड और मॉडुलस में कोई अंतर नहीं है। अब बताओ परिभाषा याद करना पड़ेगा। द मॉडुलस ऑफ व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर? क्या कहोगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो देखा जी क्या तरीका मेरा है पढ़ाने का? पहले शीर्षक डालते हैं क्या? नहीं, क्या पहले शीर्षक डाल करके डिफाइन कर दें तब एग्जाम्पल दें? हाँ, ऐसे मज़ा आता है जी। शीर्षक डाल दिए, परिभाषा दे दिए, डिफिनीशन और लिखा रहे हैं, वो तो किताबी बात हो गई। उस तरह से नहीं पढ़ाई होती है साइंस करियर में। पहले दिमाग में सेट करो, लिखा हुआ हो जाए तो बोलो। चलो मजा लो, इंटरेस्ट लो। पहले कह दिए थे सिनेमा सीरियल छोड़ करके फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा, समझे जी? क्या क्या खेलता है, पबजी वगैरह खेलता है कि क्या, कौन कौन खेलता है, सब खेल भूल जाएगा फिजिक्स के चक्कर में। फिजिक्स पढ़ने लगोगे सब चीज़ भूल जाएगा। ये खाना नाश्ता नहीं भूलना, दिक्कत हो जाएगा। तो कभी कभी खाना नाश्ता ही भूल जाता है। जब न्यूमेरिकल में खो जाओगे, बनते चला जाएगा न्यूमेरिकल्स, तो लगेगा अरे ये तो पहले पूरे कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स तब खाएंगे। ऐसा नहीं करना। और चलो हम लोग क्या सीखेंगे अभी? एरो दे करके क्या लिखेंगे कि द मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब अपने से बता दो, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे, सिंबल ऐसे, इज रिप्रेजेंटेड बाय से, एंड रीड एज। और इसको कैसे पढ़ा जाता है जी? एंड रीड एज या रेड एज, क्या बोलता है? एंड रेड एज क्या पढ़ेंगे इसको? मॉड ऑफ
वेक्टर ये, इसको पढ़ेंगे कैसे, मॉड ऑफ वेक्टर ये पढ़ेंगे इसको। हाँ यही पढ़ेंगे। तो हमको लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन तुमको देंगे ना, कहिएगा इजीली बना लेंगे सर, क्वेश्चन तो करके देखिए। अरे क्या क्वेश्चन करेंगे, बच्चा वाला करेंगे, साफ बच्चा वाला। क्या करेंगे देखो, इफ वेक्टर F1 दे देते हैं, या F ही चलेगा। इफ वेक्टर F इज इक्वल टू हम 3 न्यूटन का दिए और ड्यू वेस्ट का दिए, तो बताओ ऐसा का करके कहते हैं क्या, देन फाइंड इट्स मॉडुलस या इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मॉडुलस दैट इज मैग्नीट्यूड। बताओ जल्दी, आंसर आ गया तुम्हारे हाथ में। ये दिया हुआ है वेक्टर F इज इक्वल टू 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो मॉडुलस क्या होगा इसका, हाँ आंसर में कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ऐसे लिखना है। या और कोई उपाय है तुम्हारे पास, हाय जी गौर नहीं करता, केवल F लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा मेरा क्या, जवाब ही नहीं है। चलो दूसरा लिखो, इफ भी से जानते हो क्या होता है, भी से किसको डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, नहीं जानता है क्या, चलो नहीं जानता है कोई बात नहीं, हम बताएंगे आगे। वेक्टर ये v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड जानते हो किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताओ क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, हाँ सॉरी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री किधर जी, ये ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की दिशा में, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ के दिशा में। देखो ये किधर है वेलोसिटी, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमको किधर ये वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ईस्ट से, इस ऑफ का मतलब से होता है, इस ऑफ मतलब होता है कि, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की दिशा में। ईस्ट पहले चले जाओ, ईस्ट से किधर मुड़ो, नॉर्थ। ईस्ट से किधर मुड़ना है, नॉर्थ, लेकिन कितना डिग्री मुड़ना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मोड़ करके ये क्या हो गया, ये वेक्टर F है, यही इसका कहना है, यही मीनिंग है। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड और मॉडुलस। बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास, मॉड ऑफ बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसको बोलना पड़ेगा तुमको, जवाब आवाज आना चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर F, वेक्टर V, मॉड ऑफ वेक्टर V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा तरीका है, या बोले ही V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो हमको लगता है कि सब चीज़ समझ में आ चुका है। क्या चीज़, कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर किसको कहेंगे। चलो आज क्लास इतना ही रहने दें, चलो आज इतना ही क्लास रहेगा।
नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। थैंक्स।